स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। 3 महीने जीएसटी चलेगा, 2 से 3 महीने क्या चलने वाला है? जीएसटी। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट होने वाला है। इज दैट क्लियर? जीएसटी में तो जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो तो एवरी ईयर आते ही हैं, वो अलग चीज है, वो है बजट की अमेंडमेंट्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। ये तो हो गई प्रैक्टिकल वाली बात कि भाई एग्जाम कौन सा देना चाहिए, सब बातें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा अपने पेपर के बारे में बता दूं, टैक्स के पेपर के बारे में। राइट डाउन हेडिंग टैक्सेशन। थोड़ा सा टैक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अगली क्लास से टैक्सेशन के बारे में और डीपली जाएंगे, और फिर अकाउंट्स की क्लास होगी, फिर लॉ की होगी, सारे सब्जेक्ट्स की होगी। टैक्सेशन आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है कि नहीं? इसलिए जानना बहुत जरूरी और मजेदार है। टैक्सेशन में आपको मजा आएगा सीखने में कि कैसे टैक्स की चोरी की जा सकती है। मैं नहीं सिखाऊंगा, टैक्स की चोरी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? बट आप लोगों का दिमाग ही ऐसा चलता है, बच्चा पूछता ही आके ये है क्या सर चोरी कैसे करे सर? सर मुझे लगता है ऐसे करेंगे ना तो टैक्स की चोरी कर पाएंगे, आप बताओ सर। बच्चा सवाल ही उल्टे करता है, ठीक है? तो फिर उस वक्त तो हम लोग ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोलते हैं ऑब्वियसली, कैमरा के सामने तो ना बोल देंगे ये बात, बट कैमरा के बाद जब क्लासेस ओवर हो जाए फिर डिस्कस करना वो अलग बात है कि नहीं? तो वो चीज प्रैक्टिकल वाली है और यही सब्जेक्ट है टैक्सेशन। दोस्तों टैक्स क्या होता है बोलो? व्हाट इज टैक्स? है सरकार की लीगल लूट बहुत बढ़िया। ड्यूटीज जो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती हैं। सेम गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्यों ले रही है सरकार? हम कमा रहे हैं इसलिए ले रही है। अरे हम कमा रहे हैं इसलिए, कैसे हक बन गया उनका? हाँ कुछ दे भी तो रहे होंगे ना। क्या दे रहे हैं? पॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पॉल्यूशन दे रहे हैं, खराब रोड दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं। इतना कुछ तो मिल रहा है आपको। कितनी महंगी महंगी एजुकेशन मिल रही है, और गवर्नमेंट स्कूल है तो फिर वहां पे फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है ना? वो गुलू गुलू बोल देते हैं गूगल को, है ना? जी फॉर तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रॉब्लम है सर्विसेज में, बट ठीक है, हमारा देश आज तरक्की भी उसने करी है, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है? वो नेचुरल तरक्की है, वो प्लीज अफेंड मत होना, मोदी जी की वजह से तरक्की नहीं है। वो नेचुरल तरक्की है जो देश को वैसे भी मिलनी थी, अगर उसकी जगह कोई और मिनिस्टर होते तो भी ऐसा ही होता। वो एक्सपेंशन तो ग्रोथ होनी ही थी, ठीक है? क्लिप बना के यूट्यूब पर मत डाल देना, समझ गए? अब बताओ, टैक्सेशन एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। और किस लिए पैसा आता है, कहां यूज होता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमारे देश के हाईवेज पहले से बहुत बेटर है। आप लोगों ने पहले वाली रोड्स नहीं देखी, हमने देखी है, ठीक है? आपके पेरेंट्स ने देखी है, आप अपने पेरेंट्स से, बड़े भाई बहनों से पूछना, ठीक है? पहले हाईवेज का क्या हाल होता था, जगह जगह खड्डे होते थे। हाईवे पे 60-70 की स्पीड भी ले लेते थे ना, 80, तो बस फिर डर लगता था कि कहीं खड्डे में आ गए तो हो गया प्रॉब्लम। खड्डे होते थे हाईवेज के अंदर, और अब वो इश्यूज नहीं है, पहले से बहुत बेहतर। और अब अगर वो खड्डे दिखते हैं तो वो डेवलपमेंट के लिए, वहां पे क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, रोड चल रही है, बढ़ा रहे हैं उसको, एक्सपैंड कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा इश्यूज हो। अदरवाइज हाईवेज बहुत बेटर है। तो कहां से आया वो पैसा देश के पास? आपके ही दिए गए टैक्स से। आपके नहीं, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स के दिए गए। हाँ, फ्यूचर में आप दोगे, बोलो यस और नो? आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट एजुकेशन मैं प्राइवेट एजुकेशन से कंपेयर नहीं कर सकता, उसमें कोई डाउट नहीं है, प्राइवेट से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, बट फिर भी अगर आप पुरानी फैसिलिटीज से कंपेयर करो, जो आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले सरकारी स्कूल देते थे, उसके कंपैरिजन में अब स्कूल काफी बेहतर है। बोलो यस और नो? और आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की सैलरी कितनी है? 1 से 1.5 लाख महीना। और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए से स्टार्टिंग है, 20,000 पर मंथ। कौन काम करना चाहेगा प्राइवेट स्कूल में? आप भी नहीं करना चाहोगे। 20,000 पर मंथ, 20-25,000 स्टार्टिंग है, उसके बाद 50,000 लाख रुपए भी होती है, बट मेहनत करने के बाद, है ना? और गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्टिंग ही 75 से होती है शायद, और फिर 75 से 1.5 तक पहुंच जाती है महीना आराम से। और फैसिलिटी अलग और रुतबा अलग सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाने का रुतबा भी होता है। देखो कितना फायदा है। और ये सैलरी के लिए आपसे क्या लिया जाता है?
अरे नहीं नहीं, आपसे फीस क्या ली जाती है? स्कूल फीस ऑलमोस्ट जीरो। कुछ लोगों से ली भी जाती है अगर सरकारी स्कूल, वो भी सरकारी स्कूल क्या कहती है, वो भी रिफंडेबल होता है। अगर आप वो अपनी कैटेगरी बता दो तो उसमें भी रिफंड होते हैं। तो पता नहीं, मेरे को तो सुनने में आया, मैंने एक सर्वोदय विद्यालय है, वो लोग तो पैसे चार्ज करते हैं। केंद्रीय विद्यालय तो आजकल क्या कर रहे हैं, फुली रिफंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं ले रहे फीस, ले रहे हैं जीरो, बिल्कुल जीरो। बेटा पहले तो लेता था 60 रुपए, मैंने सुना था 60 रुपए 80 रुपए कुछ होता था ना, 9th के बाद। अच्छा ठीक, वो भी बंद हो गया। सोचो, फीस ले नहीं रहे, सैलरीज कितनी दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना, कहां से देंगे? आपके दिए गए टैक्स से। बोलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दोस्तों एम्स की बात करते हैं, किसकी? एम्स की। सरकारी हॉस्पिटल है, और हमारे देश के जाने माने डॉक्टर कहां पहुंचते हैं पता है? एम्स में। जब पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, फोर्टिस, मैक्स हाथ खड़े कर देता है ना, हमसे ना हो पाएगा इलाज, तो वो एम्स में ही जा रहा होता है वो अगला पेशेंट। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब सब जगह से हाथ खड़े हो जाते हैं ना हॉस्पिटल, तो वो कहां जाते हैं? एम्स में इलाज हो रहा होता है। और उनसे लिया क्या जाता है? पैसा क्या लिया जाता है? फ्री, बहुत ही कम चार्ज। गरीबों से तो लेते ही नहीं है, बहुत ही कम चार्ज। और फैसिलिटीज हैं, अगर डॉक्टर्स के हिसाब से बोले तो वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स भी इंडिया के एम्स में आते हैं, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स भी आते हैं एम्स में। तो इसका मतलब उनको अच्छी खासी कंसल्टेंसी भी दी जाती है। कहां से आएगा ये पैसा? हमारे ही दिए गए टैक्स से आया। आज मोदी जी कहते हैं छाती चौड़ी करके, अरे हमारे डिफेंस का पता है तुम्हें? है हमारा डिफेंस कितना जबरदस्त है पता है? मोदी जी कहते हैं, पाकिस्तान तो बिल्कुल चुप ही हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तान के सामने ही चौड़े हो पाएंगे। चाइना से लेकर दिखाओ पंगा, ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि हम उनके सामने अभी वो शेर वाला हाल नहीं है। तो चाइना बहुत आगे जा चुका है और हम अभी उससे बहुत कंपैरेटिवली बहुत पीछे हैं। हल्की फुल्की लड़ाइयाँ, लद्दाख की बात अलग है, वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हम जीत लेते हैं, वो अलग बात है, वो तो ऐसे ही है टाइम पास। बट एक्चुअल में वो हमसे बहुत पावरफुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और डिनाई नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए कि हाँ सही है यार, वो पावरफुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमी वाइज भी। और अगर हम लोग देखें, अगर आज के टाइम पर सबसे ज्यादा फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें डिफेंस की, तो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है या यूएस के पास है। यूएस, चाइना, रशिया, ये 3 देश हैं जो टॉप पे है डिफेंस में। ठीक है, इंडिया भी है बट पीछे है इनसे कंपेयर करें तो फिर हम अभी पीछे हैं। पाकिस्तान वगैरह ये तो, इनको तो हम ऐसे ही चौक स्लैम दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश के पास फिर भी बहुत 26 जनवरी को क्या करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं अपना। अरे हमारे पास ये टैंक्स हैं, हमारे ये एयरक्राफ्ट्स हैं, है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट्स दिखाते हैं ना। वो भाई कहां से आता है ये पैसा? हमारे देश के पास कहां से आया ये पैसा? हमारे आपके पेरेंट्स के दिए गए टैक्स से। कोई कह देना क्या किया तुमने अपने देश के लिए, क्या किया, तो क्या बोलोगे? बोलो, क्या किया तुमने अपने देश के लिए? तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या किया है? कुछ किया देश के लिए? क्या बोलोगे? टैक्स दिया है। अगर दिया है तो वो भी दिया है तो, अगर दिया है तो आप चौड़ में बोल सकते हो कि पब्लिक के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। कह रहा है टैक्स दिया। भाई साहब, टैक्स जो दे रहे हैं ना, उससे देश चल रहा है। मुकेश अंबानी को डोनेट, अब मुकेश अंबानी से पूछा किसी ने, सर टाटा ने तो इतनी डोनेशन दी, टाटा इतनी डोनेशन देता है, आप तो डोनेशन ही नहीं देते। मुकेश अंबानी ने क्या बोला, भाई साहब मैं डोनेशन क्यों दूं, इतना बड़ा हजार करोड़ का मैं टैक्स भरता हूं, अब मेरी कंपनियां पे करती हैं इतना सारा टैक्स, वो कहां जाता है? देश की सेवा में ही तो जा रहा है। तो मैं अल्टीमेटली देश की सेवा तो कर ही रहा हूं टैक्स देके, मैं अलग से क्यों डोनेट करूं? बात तो ये भी जेन्युइन है, देश की मदद तो वो कर ही रहा है टैक्स देके। वो बात हो रहा है देश से वो ले भी बहुत कुछ रहा है। सारा जितना भी एक तरह से मोनोपोली है बहुत सारी कामों के अंदर, उसकी, किसकी? रिलायंस की। और वो धन्य हो मोदी जी ने बड़ी मदद करी है उनकी। ठीक है, उसमें अलग बात है, चलो वो तो अलग बात है, उनकी पार्टनरशिप है क्या है हमें नहीं पता, बट है। टैक्सेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रेवेन्यू, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और वो इन सब जगहों पे इस्तेमाल होता है। आपको पता है सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलती है, पता है आप सभी को, बुढ़ापा पेंशन। और जो क्या कहते हैं, जो जिनके मतलब जिनको विडो बोलते हैं, विडो की भी क्या होती है? पेंशन होती है। हैंडीकैप्ड लोगों को भी सरकार से क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। कहां से आती है पेंशन भी?
हमारे ही दिए गए टैक्स में से। कहां से आया ये पैसा? हमारे दिया गया टैक्स। सो दोस्तों, टैक्स ना हो तो आज जो देश चल रहा है ना, ये चलना बंद हो जाए। अभी तो बहुत कुछ और है जो हमें मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा, और वो है हमारी बेसिक फैसिलिटीज। पानी साफ नहीं है शहरों में, हवा साफ नहीं है शहरों में, वो होनी बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं है तो हमारा देश ने कुछ नहीं किया। कनाडा देख लो, यूएस देख लो, ऑस्ट्रेलिया, क्यों लोग भाग रहे हैं बाहर? क्योंकि उनकी हवा पानी तो एटलीस्ट साफ है और साफ सफाई वो रखते हैं। हमारे देश के लोगों के पास सिविक सेंस ही नहीं है, और वो कितनी बार आता है ना इंस्टाग्राम पे, सिविक सेंस, नो सिविक सेंस। वो है माइग्रेंट्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं बट वो लोग उस एरिया का ध्यान नहीं रखते, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो टैक्सेशन ही है वो एक चीज जो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये टैक्स को क्या बोल सकते हैं? गवर्नमेंट का क्या है बोलो? रेवेन्यू है। और वो रेवेन्यू कहां कहां यूज होता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर जैसे कि पेंशन वगैरह, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाईवेज, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, दिल्ली मेट्रो। और क्या हो सकता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में? आपको पता है ये जो डैम्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इस पे वैसे तो हेल्थ का भी आता है, ठीक है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पानी का भी नीड आता है, वो भी इसी के अंदर आता है, बट पानी की तरफ से कुछ है नहीं तो छोड़ देते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, इन सब जगहों पर हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू इस्तेमाल होता है। इज दैट क्लियर? नोट करो साथ साथ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू दो प्रकार का है। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जानते हो अब इसके बारे में? डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स। उल्टा बोल दिया बेटा। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट मतलब जिसका बर्डन मेरे ऊपर है, डायरेक्टली मेरे पर। मेरी इनकम, मैंने बोला सुशांत मेरी इनकम पे टैक्स दे देना यार, मेरी आज बार ना बहुत इनकम हो गई, टैक्स भर देना यार। सुशांत ने क्या बोला? मैं क्यों भरूं? बात तो सही है, क्यों नहीं भरेगा भाई तू? मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा यार देख तेरे लिए पढ़ाता हूं यार, तेरे पूरी मेहनत करूंगा, पूरी गाइडेंस दूंगा, प्लीज मेरा टैक्स भर दे। ये क्या कह रहा है? कह रहा है मैं क्यों भरूं? कमाया आपने, जेब में आप लेके जा रहे हो, टैक्स आप भरोगे ना। इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है दोस्तों? बर्डन क्या करते हैं? शिफ्ट। यानी जीएसटी अगर हम लोग देखें तो एक दुकानदार किस पर बर्डन डालता है? आप पर। अगर हम ऐसे देखें, मैन्युफैक्चरर सबसे पहले गुड बनाता है और गुड बनाने के बाद बेचता है, किस पे बर्डन डालता है? होलसेलर पे, होलसेलर रिटेलर पे, रिटेलर कंज्यूमर पर। अल्टीमेटली बर्डन कब तक शिफ्ट होता रहता है? जब तक फाइनल कंज्यूमर नहीं आता। क्या नहीं आता? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो आगे पास ऑन नहीं करता बर्डन, क्योंकि उसने तो यूज करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट इज व्हाई इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट होता है और डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता। तो लिखते हैं दोस्तों, टैक्स बर्डन, टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो डायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स आता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स आता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये इतनी बात तो सिंपल है। डायरेक्ट टैक्स में इट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अमीर इंसान ज्यादा टैक्स पे करेगा
और जो उसकी इनकम कम है वो कम टैक्स देगा। बोलो यस और नो। इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रोग्रेसिव। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, ये ऑपोजिट है किसके? डायरेक्ट टैक्स के। वो प्रोग्रेसिव है तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? रिग्रेसिव। कैसे? इनडायरेक्ट टैक्स में आप अमीर और गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देता हूं, आप एक बहुत अमीर इंसान एक स्टेशनरी की शॉप पे आया, BMW कार से उतरा और एक पेन खरीदने आया। ये पेन 20 रुपए का है। स्टेशनरी वाले ने देखा कि एक BMW कार से उतर के आ रहा है, 20 रुपए का पेन लेता है, कहता है पेन कितने का? उसने पूछा, इसने कहा 20 रुपए बोलूंगा तो इसी की बेइज्जती है, 20 रुपए निकलेंगे भी नहीं इसकी जेब से। इसने क्या बोल दिया? 2000 रुपए। अमीर इंसान है, इसको क्या दिक्कत है? क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं। उसी समय एक रिक्शा वाला आया, कपड़े फटे हुए, हालत बहुत खराब, वो भी, उसको भी पेन चाहिए था। उसने बोला कि सर मुझे पेन चाहिए। कितने का है? 20 रुपए। या उसको देख के क्या वो ऐसा बोल दे 2 रुपए? क्या उसको देख के ऐसा बोल दे 2 रुपए? तुम 2 ही दे दो यार। नहीं। अमीर हो या गरीब, उस प्राइस के अंदर जो टैक्स है वो सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं है। जबकि वहां पर क्या है? अमीर ज्यादा भरेगा और गरीब या तो भरेगा नहीं या कम भरेगा। बोलो हाँ या ना। यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दोस्तों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो अमीर है उसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है? 20 रुपए के पेन में अगर 2 रुपए का टैक्स है, उसके लिए 2 रुपए क्या है? कुछ भी नहीं है। बट जो गरीब है, जो 20 रुपए का पेन लेने आया है, जिसकी इनकम ही नहीं है बेचारे की, उसके लिए इसके अंदर 2 रुपए का जो टैक्स है बहुत मैटर करता है। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट है। क्या है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव इज ऑपोजिट टू प्रोग्रेसिव। राइट डाउन। इट फॉलोज रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट। यानी आप अमीर हो या गरीब हो, टैक्स जो है वो क्या रहता है? सेम। टैक्स में कोई चेंज नहीं आता है। यस और नो एवरीवन? बोलो यस और नो एवरीवन। डायरेक्ट टैक्स में इट indirectly affect the price of commodity. It indirectly affect the price of commodity. डायरेक्ट टैक्स दोस्तों कॉमोडिटी के प्राइस को इंपैक्ट करता है, यानी गुड्स के प्राइस को क्या करता है? इंपैक्ट करता है। कौन? डायरेक्ट टैक्स। सर कैसे? बताओ कैसे? आप बता सकते हो? एक इनकम टैक्स से कॉमोडिटी के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, कैसे? हाँ, तो बेसिकली परचेजिंग पावर हिट होगी। थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आज इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाए, सरकार कहे इनकम टैक्स का रेट हम 40% कर रहे हैं, अगर बढ़ा दिया जाए तो आपके पास पैसे कम बचेंगे? क्या परचेजिंग पावर कम होगी या नहीं होगी? परचेजिंग पावर कम होगी तो क्या डिमांड गुड्स की कम करोगे? कौन से गुड्स की? नेसेसिटी गुड्स की? कौन से गुड्स की? लग्जरी या नॉर्मल गुड्स की? डिमांड क्या कर दोगे? कम। डिमांड कम, सप्लाई सेम है। डिमांड कम हो गई, सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर क्या करेगा? प्राइसेस गिराएगा सो दैट डिमांड बढ़ जाए और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट कर जाए, जिसको वो लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। बोलो समझ में आता है कि नहीं? तो डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा? बोलो कम करना पड़ेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका है ये? हां, आप लोग अगर याद हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह के मेजर्स होते हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ याद आ रहा है? फिस्कल पॉलिसी का एग्जाम्पल क्या है? यही है, आप चेक करना। इंक्रीज इन टैक्सेस, अगर टैक्स बढ़ा दिए जाएं, प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। बट क्या कोई भी सरकार
पूरी दुनिया में कोई भी सरकार ये स्टेप लेगी तो क्या वो अगली बार इलेक्शन जीतेगी? तो इसलिए मोदी सरकार कभी ऐसा नहीं करती। वो तो कोशिश करती है कि मिडिल क्लास को खुश करें। नहीं, कोशिश यही है, बट उनको पता नहीं चलता। वो इतनी स्मार्टली करते हैं कि उनको पता नहीं चलता। किसको? मिडिल क्लास। उनको ये नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उनको पता नहीं चल रहा। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे टैक्स में ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा, जो मिडिल क्लास को, वो मिडिल क्लास को हिट कर रहा है। और इतने स्मार्टली करा गया है कि आपको लगा आपका टैक्स क्या हो गया? कम, बट आपको पता नहीं चल रहा कि आपका नुकसान हो रहा है। और ये सब चीजें आप टैक्स के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, जब हम टैक्स पढ़ते हैं ना, तो जो लोग प्लीज मोदी के फैन हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी के आने के बाद ही हुई हैं, जो पहले नहीं थी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 1960 से, जब से आजादी, मतलब 47 से आजादी मिली, बट 1960 से एक टैक्स बना था जिसका नाम था वेल्थ टैक्स। क्या नाम था? पता है क्या पर्पस था? क्योंकि हमारे देश में अमीर और गरीब का फासला बहुत ज्यादा है ना? अमीरों से एक टैक्स लिया जाता था, इसका नाम था वेल्थ टैक्स। गरीबों ने नहीं देना, मिडिल क्लास ने भी नहीं देना, जो सुपर डुपर रिच है ना वो लोग दे रहे थे अपनी वेल्थ का 1%। इनकम टैक्स नहीं है ये, इनकम टैक्स अलग है, वेल्थ का 1%। कोई दिक्कत है? तुम्हें दिक्कत है? मुझे बताओ। जो वेल्दिएस्ट है उनको भी दिक्कत है, उनको क्या फर्क पड़ेगा? 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है, 1% टैक्स देना है ना? उनको, उनके लिए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मुकेश अंबानी को दिक्कत थी, अदानी को दिक्कत थी, जो लोग अमीर लोग थे ना, सब लोगों को दिक्कत थी। इन लोगों ने क्या किया? 2014 में इलेक्शन जीत के आए भाई साहब मोदी जी। 2015 के बजट में वेल्थ टैक्स अबॉलिश। 1960 से जो टैक्स चल रहा था उसको क्या कर दिया? अबॉलिश। अबॉलिश मतलब खत्म कर दिया। जब तक, अभी तक सब सही था। क्यों? क्योंकि पार्टी, ऑब्वियसली सबसे वेल्दियस्ट इंसान कौन है? मुकेश अंबानी, हमारे देश का सबसे ज्यादा टैक्स वही भरता होगा। हो सकता है ये कमिटमेंट हुई हो कि मैं जितना तेरे को पार्टी को फंड दूंगा, बस तू मेरा टैक्स हटा दे। उतने उसने एक टैक्स की रिकवरी, एक टैक्स हटवा के रिकवरी करवा ली उसने 1 मिनट के अंदर। समझ गए? जितना वो टैक्स भरता होगा, या वो और उसकी फैमिली मिलकर, वो सारा का सारा टैक्स 1 मिनट के अंदर क्या हो गया? खत्म। एक्ट में वो एक्ट ही डिलीट करवा दिया। क्या जरूरत पड़ी थी? 2015 से चल रहा था, टैक्स चलते रहने देते। मिडिल क्लास से थोड़ा ना ले रहे थे, सुपर डुपर रिच तो दे रहे हैं। बट नहीं, ये बात अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉलेज लेने की, मिडिल क्लास वाले को तो वैसे ही नहीं कोई फर्क पड़ता, बट फर्क पड़ना चाहिए। आपको पता है इस समय कॉरपोरेट का, और ये गलत नहीं है, राघव चड्ढा जी ने भी बात उठाई है इस बात को पार्लियामेंट में, कि इस वक्त कॉरपोरेट से जो टैक्स लिया जाता है वो कम है इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। यानी इंडिविजुअल्स का जो टैक्स का रेट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जो कि गलत है। ऐसा आज तक नहीं हुआ, हमेशा कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स लिया जाता था, और वो लेना भी चाहिए। क्या दिक्कत है? कॉर्पोरेट है ना, कंपनी है। बट इंडिविजुअल से टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है, कॉर्पोरेट से कम। ये बड़ी अजीब सी स्टोरी स्टार्ट हो गई है। अब बात समझ रहे हो? तो ये सब चीजें अब होनी स्टार्ट हुई हैं, जो कि पहले कभी ऐसे नहीं होती थी। तो है इश्यूज। चलो अब उस मुद्दे पे नहीं आते, वापस। इंक्रीज इन टैक्स प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, बोलो यस और नो। अच्छा, अगर टैक्स कम कर दिया जाए, इनकम टैक्स कम, तो बोलो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। और आप लोग तो जानते हैं सप्लाई क्या है? स्कैर्स है। सप्लाई क्या है? स्कैर्स है। सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई तो कम रहती है ना हर चीज की, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। सप्लाई है नहीं तो क्या करेगा सप्लायर? प्राइस को बढ़ा देगा ताकि डिमांड कम हो जाए और वो मीट कर जाए। बोलो यस और नो। तो प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली कमोडिटी के प्राइस को इंपैक्ट करता है। अच्छा, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी से। इसलिए हमारे देश में जब जब आरबीआई का गवर्नर कुछ भी बोलता है, उसकी बात को हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट्स मतलब जो मैटर है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं, और पूरी दुनिया में इसी तरीके से चलता है। नंबर 3, अगर हम लोग बात करें किसकी?
इनडायरेक्ट टैक्स की, ये तो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है किसको? कॉमोडिटी को। कैसे? आज जीएसटी का रेट 10% है, कल 20% हो जाए तो क्या प्राइस नहीं बढ़ जाएगा? बोलो। सो इट, राइट डाउन, इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया, अगर जीएसटी कम तो प्राइस भी कम। बोलो यस और नो। जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया और जीएसटी कम तो प्राइस भी कम, तो ये कह सकते हैं डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ओके दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स में एक अथॉरिटी है। आपको क्या लगता है डायरेक्ट टैक्स में कुछ चेंजेस आते हैं? ये जो नया एक्ट आया है, ये बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी जी। मोदी जी बनाते हैं ये एक्ट। देखो, मोदी जी तो सिर्फ डिसीजन मेकर हैं, अल्टीमेट डिसीजन। नीचे ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको पूरी नॉलेज ही नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये सब उसके अंदर के सेक्शन, इसके बारे में थोड़ा ना पता होगा उनको, ऑब्वियस है। और वो मिनिस्टर्स, भाई प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद करने की भी जरूरत नहीं है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर से, कि एक्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। और इनफैक्ट मैं भी, अगर मैं भी कल को पीएम बन जाऊं तो मेरे को टैक्स का तो पता होगा, तुम कहोगे लॉ का भी पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है, इतनी नॉलेज नहीं होती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको और भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, पॉलिसी डिसीजंस, जो कि साथ में मिलकर लिए जाते हैं। किसके साथ? आईएएस, आईपीएस, ये सारे ऑफिसर्स को बिठाया जाता है, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स। अब पॉइंट ये है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स में डिसीजंस कौन लेता है? पता है, डायरेक्ट टैक्स के नीचे, मोदी सरकार के नीचे एक बोर्ड है जो कभी बदलता नहीं, जो बदलता नहीं। जैसे कंपनीज को चलाने के लिए कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे ही हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस को चलाने के लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी सीबीडीटी। लिखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी सीबीडीटी। ये वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करती है? बोलो, मैनेज करती है। डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जब भी कोई अमेंडमेंट्स लेके आने होते हैं, अमेंडमेंट्स वर्ड समझते हो? अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस, ठीक है, पुराने बच्चों वाली भाषा में चेंजेस। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप चुन्नू मुन्नू नहीं हो, है ना, अब चुन्नी मुन्नी नहीं हो, अब आप क्या हो? बड़े हो गए हो। अब आप सीए एग्जाम्स में एंटर कर चुके हो, अब एक्चुअल में सीए के एग्जाम्स की स्टार्ट हो गई है जर्नी, और आप वर्ड बोलेंगे अमेंडमेंट्स। क्या वर्ड पढ़ेंगे हम? चेंजेस नहीं पढ़ेंगे। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए, डायरेक्ट टैक्सेस में जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स हैं वो कौन निकालता है? सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स में भी एक बोर्ड है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। ये वो अथॉरिटी है। बेटा, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो दोनों के अंडर आती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब टॉप पे आती है, फिर इसके नीचे ये दोनों आते हैं। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, उसके नीचे कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर तो ऑब्वियसली है, बट ये है वो जो लोग नॉलेजेबल हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कहां पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा देंगे, उनकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? डायरेक्ट टैक्स की अथॉरिटी और इनडायरेक्ट टैक्स की अथॉरिटी। ये ऊपर के जो लीड पे बैठे हुए हैं वो तो सिर्फ वो नेता हैं, वो नेता वाला काम ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, है ना। आप लोग समझते ही हो यार, इतना तो आप लोग सोशल मीडिया में भी आप देखते ही रहते हो, है ना। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये अथॉरिटी है पढ़ी लिखी, ठीक है। हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? देखो, वैसे अगर हम लोग देखें, पहले वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स था, बट वेल्थ टैक्स तो अबॉलिश हो गया। अब कौन सा टैक्स है? एक इनकम टैक्स है, और एक पहले गिफ्ट टैक्स हुआ करता था, वो गिफ्ट टैक्स भी क्या हो गया? अबॉलिश हो गया। गिफ्ट टैक्स भी किस में आ गया? इनकम टैक्स में ही आ गया। यानी गिफ्ट पे टैक्स लगता है, बट वो किस में आ गया? इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स कह सकते हो, कॉर्पोरेट्स पर जो टैक्स लगता है इसको हम लोग मैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट। मैट का फुल फॉर्म है बेटा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये कौन पे करता है? कंपनीज पे करती हैं। कौन पे करता है? कंपनीज। फुल फॉर्म बताओ फिर से, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। लिखो लिखो, ये आप लोगों के इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है,
ये आपके फाइनल लेवल पे आएगा कॉर्पोरेट टैक्स। मैं आपको बता दूं, आपकी इंटरमीडिएट की जर्नी में सिर्फ इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और फर्म्स पर फोकस किया गया। किस किस पर बोलो? इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, फर्म्स, बस। बाकी सारे जो है ना वो आपको कब पढ़ने हैं? फाइनल लेवल पर। यानी कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी चीजें फाइनल में पढ़नी है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड सब फाइनल में। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। अगर आप बात बोलो और कौन सा टैक्स है? एंट्री टैक्स हो सकता है। वैसे तो एंट्री पर अब कोई टैक्स नहीं है, एंट्री की जगह पे ना वर्ड लिखो टोल, टोल लिखो, टोल टैक्स। एंट्री मत लिखोगे, एंट्री तो डिलीट हो गया। एंट्री ना पहले क्या होता था, जब ट्रक्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ना तो एंट्री पे टैक्स लिया जाता था, अब नहीं लेते। अब तुम बोलोगे सर लेते हैं, बट वो टोल है, वो एंट्री नहीं है। एंट्री टैक्स डिलीट हो गया, एंट्री टैक्स डिलीट। अब जीएसटी आ गया उसकी जगह पे। क्या आ गया? अब जीएसटी जब आया ना तो बहुत सारे टैक्सेस को डिलीट कर दिया गया। टोल टैक्स कौन भरता है? टोल टैक्स भाई जो गाड़ी ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसी के ऊपर बर्डन आएगा। बोलो यस और नो। और इनफैक्ट अगर गाड़ी चलाने वाला नहीं दे सकता, गाड़ी का ओनर इज लायबल टू पे टैक्स, जो रोड को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स में क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला एग्जांपल जीएसटी। बताओ जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान रखना इस वर्ड का भी, क्योंकि एक बार ना सीएस के एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों ने गलत बोला। फुल फॉर्म क्या पूछा गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। तो उसमें क्या बोला? ए पार्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सर्विसेज टैक्स या जनरल सेल्स टैक्स। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए। बच्चा कंफ्यूज, सर एक जैसे ही तो लग रहे हैं सारे। नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि गुड्स भी एक नहीं, एक से ज्यादा आ गया प्लूरल, और सर्विसेज भी एक से ज्यादा है, इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी भी आता है। क्या आता है बोलो? कस्टम ड्यूटी। जब भी हम कोई गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें सरकार को एक ड्यूटी देनी पड़ती है जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। क्या नाम है बोलो? कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। और बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने बेंटले कार इंपोर्ट करवाई, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी कि नहीं? पे करनी पड़ेगी। एक कंपनी है आजकल बहुत चल रही है, चाइना की फेमस कंपनी है BYD, ठीक है। अब वो इंडिया में आजकल लोग इंपोर्ट करा रहे हैं उसको। अब वो कार को अगर मैं इंपोर्ट कराता हूं तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी कि नहीं? पे करनी पड़ेगी। अब वो इंपोर्ट कराने के बाद मैं कौन हूं? मैं एक डीलर हूं। मैं इंपोर्ट करवा रहा हूं किसके लिए? किसी के लिए। सुशांत ने मंगवाया मान लो, तो इसने कहा कि मुझे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं ड्यूटी वगैरह क्लियरेंस मैं करवा दूंगा। मैंने इसको बोला 2 करोड़ रुपए लगेंगे टोटल। कितने लगेंगे? 2 करोड़ रुपए। तो भाई को बोला, कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चेक बताओ कितने रुपए का काटो। 2 करोड़ से ऊपर दे दूं क्या? तो भाई ने बोला, मैंने कहा ठीक है दे दे भाई। तो 2 करोड़ 5 लाख रुपए मैंने इससे ले लिए। कितने ले लिए? 2 करोड़ 5 लाख। टैक्सेस वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड करके। बताओ क्या मैंने टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट नहीं किया? टैक्स का बर्डन मैंने दिया था ना, और सारा का सारा किस पे शिफ्ट कर दिया? कंज्यूमर पर। और हो सकता है ये भी एक डीलर ही हो, इसने आगे गाड़ी बेच दी हो, तो ये अपना बर्डन क्या करेगा? किसी और पे शिफ्ट कर देगा। सेम तरीका। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये सब क्या है? बर्डन शिफ्टिंग है। मुझे एक बात बताओ ना, अगर इस कोचिंग सेंटर पे जीएसटी लगेगा तो ये कोचिंग सेंटर क्या करेगा? खुद की जेब से पे करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कहेगा भैया आप दोगे, नहीं तो कोचिंग सेंटर कहेगा हम प्रॉफिट कैसे कमाएं? हम कैसे कमाएं? 100 रुपए, मान लो एक 100 रुपए का गुड है, खरीदा कितने का? 100 का। 100 का खरीदा, कॉस्ट है, और 20 रुपए का मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है बोलो? 120। मेरी दुकान पे बोल दिया गया कि जीएसटी देना है, तो 120 पर मान लेते हैं 20% का जीएसटी है। कितना परसेंट जीएसटी है? 20% जीएसटी। मैंने किससे मांग लिया? कस्टमर से। कस्टमर ने इनकार कर दिया, कह रहा है मैं नहीं दूंगा ये 144, मैं 120 दूंगा, लेना है लो, नहीं तो मैं तो नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूं किसी और दुकान पे। मैं क्या बोलूंगा? आपका दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में यार सर क्या कर रहे हो, दे दो ना सर। ऐसे 120 का दे दूंगा तो क्या मुझे नुकसान नहीं होगा? क्योंकि सरकार तो मुझसे जीएसटी लेगी ही लेगी। तो मुझे बताओ कमाई कितनी करनी थी? 20 रुपए। 24 रुपए का जीएसटी दे दूंगा
तो 4 रुपए का तो घाटा हो गया मुझे बेचने का, तो मैं बेचूंगा ही क्यों, बेच के बचाऊं ना, बिना बेचे बचाऊं ना, वो ज्यादा बेटर है। इसीलिए दोस्तों जीएसटी मांगना गलत नहीं है। दुकानदार अगर मांगता है तो वो गलत काम नहीं कर रहा। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर मांगता है तो उसको पता है कि मेरा प्रॉफिट फिक्स है, मैं इससे कम नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा इंस्टीट्यूट चलेगा नहीं। अगर इससे ऊपर ही जीएसटी लगाना पड़ेगा, जीएसटी इसमें से हम पे नहीं कर सकते। अब वो पे करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बातें आ जाती हैं। जीएसटी पे भी हो रहा है कि नहीं इस बात की भी क्या गारंटी है ना, वो कौन सा तुम चेक कर रहे हो। सारी बात तो ये है, बहुत सारे लोग जीएसटी के नाम से पैसे ले तो लेते हैं बट गवर्नमेंट को पहुंचता ही नहीं। तो रियलिटी क्या है वो तो अलग बात है, वो आप चेक नहीं कर सकते, वही एक दिक्कत है। बट यस, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा और पता है कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? वैट। वैट बिल्कुल लिखो, वैट। हम्म। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ क्या कह रहे हो? जीएसटी बेटा सेलिंग प्राइस पे, ये भी किसी ना किसी के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। मेरे लिए ये क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या पे करेगा? इनकम। इनकम टैक्स कह रहा है? हाँ, वो तो इनकम टैक्स वो पे करेगा ही, वो अलग चीज। कंपेयर नहीं कर सकते हो यार। एक दुकानदार अगर प्रॉफिट कमा रहा है, उसको प्रॉफिट पे टैक्स देना है, वो अलग चीज है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। और जो सेल पर टैक्स देना है वो तो जीएसटी है, वो तुमने कौन सा अपनी जेब से भरा, वो तो तुमने कस्टमर से मांग ही लिया। बोलो हाँ या ना। तो तुम्हारी जेब में जो प्रॉफिट बच रहा है उस पर सरकार अलग टैक्स लेती है। और यार ऐसे थोड़ी ना लोग परेशान है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, मिला क्या हमें? वो तो ये तभी तो बहुत सारे लोग जो टैक्स से परेशान हो जाते हैं वो फिर टैक्स फ्री कंट्री में चले जाते हैं, जैसे दुबई। बहुत कम टैक्स है, बहुत कम है वहां पर, अब बहुत कम है मगर, ठीक है, बहुत कम। ऐसे ही स्विट्जरलैंड है, बहुत सारे केस में स्विट्जरलैंड में टैक्स नहीं लगता, बहुत सारी चीजों में। मॉरिशस है, वहां सेट हो जाते हैं लोग, ठीक है। बैंकॉक है, वहां सेट हो जाते हैं लोग, क्योंकि वहां पर टैक्सेस बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया बहुत टैक्स लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप दुनिया की टॉप टैक्स कंट्रीज देखोगे ना, उसमें इंडिया का भी नाम आएगा। और फैसिलिटी से कंपेयर करने वाली सबसे पुअरेस्ट कंट्री यही है। क्यों? फैसिलिटीज है नहीं और टैक्स इतना ले रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश पीछे है फैसिलिटीज देने में। अब मैं आपको बताऊं, बाहर तो बेटा एजुकेशन, हेल्थ फ्री होती है, फ्री। कनाडा, यूएस चले जाओ, वहां पे कहते हैं अगर आप वहां के पीआर हो ना तो आपको पैसे नहीं देने एजुकेशन हेल्थ के। और वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में इलाज है, और वो भी पैसा, मतलब वो जो फैसिलिटीज हैं वो भी इतनी अच्छी कि कुछ कहने की हद नहीं। हमारे प्राइवेट वाले मार खा जाएंगे उनके सामने, इतनी अच्छी फैसिलिटीज है। हमारे देश में बस यही कमी है। तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी के अलावा वैट, जैसे बच्चे ने बोला वैट लिखो। वैसे तो मैं आपको बता दूं वैट डिलीट हो चुका है। जब जीएसटी आया था तो जीएसटी ने 16 टैक्सेस का मर्डर किया था। कितने? 16 टैक्सेस का मर्डर कर दिया। 16 टैक्सेस का खून किया था, जिसमें वैट भी था। बट दोस्तों वैट एक स्टेट लॉ था। क्या लॉ था? स्टेट लॉ का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो स्टेट गवर्नमेंट ने शर्तें रखी। क्या? कि हम कुछ प्रोडक्ट पर वैट लगाएंगे, क्योंकि वैट का रेवेन्यू किसको जाता है? सिर्फ स्टेट को। और पता है वैट अभी भी कौन से 2 प्रोडक्ट्स पे लगता है? अल्कोहलिक लिकर एंड पेट्रोलियम आइटम्स। ये 2 आइटम ऐसी हैं दोस्तों, वैट अभी भी इन पर लगता है। समझ गए? अल्कोहलिक लिकर पे और पेट्रोल पे, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सब पे लगता है। हर तरह की पेट्रोलियम आइटम, मतलब मैक्सिमम पेट्रोलियम आइटम इसमें आ जाती हैं। अभी पढ़ेंगे, पेट्रोलियम आइटम भी आती हैं जीएसटी में पढ़ेंगे।
पेट्रोलियम आइटम पे भी क्या लगता है अभी तक? क्या? वैट। और आपको पता है वैट की पावर किसके पास है? स्टेट के पास। इसलिए हर स्टेट में इन दोनों चीजों के प्राइजेस आपको अलग अलग मिलेंगे। लिकर के और पेट्रोल के प्राइजेस हर स्टेट में अलग होंगे। क्यों? क्योंकि हर स्टेट अपनी मर्जी से क्या लगा रहा है? वैट। कोई 20% लगा रहा है, कोई 40 लगा रहा है, कोई 70 लगा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। कर लो जो करना है, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी चलेगी। उस हिसाब से आप देखोगे हर स्टेट में इन दोनों चीजों के प्राइजेस आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग। दोस्तों एक और इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा वैट जो है वो भी कंज्यूमर से लिया जा रहा है, बर्डन क्या किया जा रहा है? शिफ्ट। सिमिलरली अगर आप बात करो एक और टैक्स है, उसका नाम है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या नाम है बोलो? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। बच्चों सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। किस पे लगता है? नहीं लगता था। जब भी हमारे देश में गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे तो उस मैन्युफैक्चरिंग पर हमें एक टैक्स पे करना पड़ता था जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नाम में सेंट्रल है, इसका मतलब है कौन लगाता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट का कोई मतलब नहीं है। एक्साइज ड्यूटी समझ गए? ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। एसी मैन्युफैक्चर हुआ, एक्साइज ड्यूटी। कैमरा मैन्युफैक्चर हुआ, एक्साइज ड्यूटी। तो जो जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे देश भर के, वो सब एक्साइज ड्यूटी भरते थे। अब क्या हुआ? जब जीएसटी आया तो मैंने बोला ना 16 टैक्सेस का मर्डर हुआ, उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी था। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी मगर 2 प्रोडक्ट पे जिंदा है। पता है कौन से? एक है टोबैको आइटम्स एंड पेट्रोलियम। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों ने सांठ गांठ कर ली क्या कि भैया वैट वाले स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं हमें लिख कर दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा फिर सिगरेट हमारा। यार देखो दो ही है सबसे ज्यादा रेवेन्यू, तुम चाहे जो मर्जी कह लो, नशे में सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलता है। जितना मर्जी इलीगल बोल ले, बैन बोल ले, है ना, वो सिनेमा हॉल में शुरुआत में दिखा दे, है ना, वो गंदे गंदे से सीन दिखा दे, क्या वो क्या क्या हो गया, है ना, उसके बाद भी लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है? सिगरेट फूक रहे हैं जगह जगह पे जाके, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो। और अच्छा मेरे को सिगरेट के फ्रंट पे भी डिब्बे पे भी वो बना होता है, पिक्चर बनी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिखा होता है टोबैको किल्स, टोबैको किल्स नहीं पढ़ना, वही नहीं पढ़ते वो, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो ये दो ना इन्होंने बराबर में बांट लिया। कहता चल ठीक है लिख कर तुम रख लो, पूरे देश भर का जो सिगरेट्स हैं वो हमारा। फिर अब तुम बोल रहे हो सर पेट्रोलियम पे क्यों कर दिया? देखो पेट्रोलियम पे लॉजिक था, कहता है पेट्रोलियम अभी किसी का भी नहीं। देखो पेट्रोल एक नेसेसिटी है, पेट्रोल एक रेवेन्यू है, अच्छा खासा रेवेन्यू है, ठीक है। और सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा मेरा टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या मेरा टैक्स। तो एक काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे हम लगाएंगे और तेल जब बिकेगा तो तुम लगा लेना। वैट लगता है कब? सेल पर। किस पर? और ये कौन सा इवेंट है? मैन्युफैक्चरिंग। दोनों अलग अलग इवेंट हैं, समझ में आ रहा है? इवेंट समझते हो? इवेंट का मतलब क्या है? सिचुएशन। इवेंट का मतलब क्या है? सिचुएशन। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरिंग पर, और टोबैको यानी सिगरेट्स और पेट्रोलियम आइटम्स अगर मैन्युफैक्चर होंगे देश में तो इन पर क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी। और अगर ये बिकेंगे, है ना, पेट्रोलियम आइटम बिकेगी तो क्या लगेगा? वैट। वैट वैसे फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। और कब लगता है? जब कभी इंट्रा स्टेट सेल करे। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। सेल भी 2 प्रकार की होती है, एक इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। इज दैट क्लियर? इंटर स्टेट सेल पर सीएसटी लगता है जहां वैट लगता है। वैट इन 2 आइटम पे लगता है ना, ठीक है। इन्हीं 2 आइटम पे अगर इंटर स्टेट सेल करें, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो सीएसटी लगता है। सीएसटी की फुल फॉर्म सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि वो भी अबॉलिश हो गया है बट 2 प्रोडक्ट के लिए जिंदा है। इन्हीं 2 प्रोडक्ट के लिए विद इन द स्टेट बेचेंगे तो वैट, इंटर स्टेट बेचेंगे तो सीएसटी। और इनके अलावा क्या लगता है? जीएसटी। इन सबके इनके अलावा क्या लगता है? जीएसटी। इंटर स्टेट बेचते हैं तो आईजीएसटी, इंटर स्टेट बेचते हैं तो, और विद इन द स्टेट बेचते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी।
एक्सरसाइज नहीं, एक्साइज, एक्सरसाइज तो बेटा, हाँ किस पे? मैंने कहा बोला जीएसटी लगता है, मैंने जीएसटी का बोला? बेटा बिकने पे तो वैट लग गया ना, जीएसटी भी तो बिकने पे लगता है, तो जीएसटी भी बिकने पे लगता है, वैट भी बिकने पे लगता है, दोनों में से कोई एक ही लगा सकते हैं ना। यही दो टैक्स लग रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर हुआ वो अलग इवेंट है, और बिका वो एक अलग इवेंट है, और ये अब से नहीं हो रहा, ये तो पुराने जमाने से हो रहा है। नहीं नहीं, पुराने जमाने से मैं बात कर रहा हूं, 1960s 70s से। क्या? जब भी गुड बनता था तो एक्साइज ड्यूटी लिया जाता था, और बेचते थे तो वैट लगता था। वैट की जगह पहले सेल्स टैक्स होता था। क्या वर्ड होता था? सेल्स टैक्स खत्म हुआ 2004 में, वैट आ गया, और वैट खत्म हुआ 2017 में, जीएसटी आ गया। हाँ तो लग ही रहा है, टैक्स ऑन टैक्स फिर भी कुछ हद तक खत्म हो गया, वो मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स के इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। जब जीएसटी आया तो कैस्केडिंग, इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स को क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग। वो कैस्केडिंग खत्म हो गई। वैट में भी कैस्केडिंग खत्म हो गई थी, बट फिर भी कुछ बातों पे कैस्केडिंग होती थी, वो जाके जीएसटी ने रिमूव कर दी। इसीलिए तो बोल रहा ना, जीएसटी क्या? वन नेशन वन टैक्स। इसीलिए तो मोदी जी बार बार बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। देखो एक अच्छा काम तो किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या? जीएसटी लेके आए। हाँ ये प्रॉब्लम तो है, और या मैं आपको बता दूं ये बात भी, कि जीएसटी जो लेके आने वाले थे वो मनमोहन सिंह जी थे। शुरुआत में जब बात शुरुआत हुई थी, वो मनमोहन सिंह जी के टाइम से हो रही है, और अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के मिनिस्टर्स जो थे, उसमें जो एडवाइस देने वाले पैनल थे, उसमें मनमोहन सिंह जी थे। आपने कभी उनकी स्पीच नहीं देखी? मनमोहन सिंह जी ने ही स्पीच दी हुई है जीएसटी के बारे में, पहली स्पीच। और वो जीएसटी तब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, उस समय की बात हो रही है। उस टाइम पे वो कांग्रेस में थे, क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह जी, और उनकी ऑब्वियसली वो एज अ मिनिस्टर बोल रहे थे, तो उन्होंने जो बोल सके वो बोले, और उन्होंने एज अ मिनिस्टर स्पीच दी हुई है। और फिर उसके बाद, क्यों पता है? जीएसटी हमारे देश का नहीं है, वैट भी हमारे देश का नहीं है, फ्रांस का है। फ्रांस कब लेके आया? 1954। और हम लड़ाई लड़ रहे थे 2000 में कि जीएसटी लेके आएंगे या वैट लेके आएंगे। वैट जीएसटी दोनों की बातें हो रही थी। कब? 2000 में। लेके क्या आए? वैट। और फिर 2017 में क्या लेके आए? जीएसटी। तो एक इसको, किसी चीज को लेके आने के लिए एक पढ़े लिखे बंदे का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कानून है, पी चिदम्बरम है, ठीक है, उनके बुरे काम भी हैं, पी चिदम्बरम जी के कुछ बुरे काम भी हैं, बट फिर भी उनके कुछ अच्छे काम भी हैं जिन्होंने किए हैं, ठीक है। और भी हैं ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स जो लोग इनमें इन्वॉल्व थे अच्छे कामों के अंदर, और वो है, और वो उस समय पर लेके आया। क्या है हमारे देश का पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिक्स ऐसा है कि जब कोई बोलने लगता है ना, तो ये लोकसभा राज्यसभा में क्या होती है? वोटिंग्स होती हैं। जब तक भरपूर, वो जो कहते हैं ना, सरकार जो है बहुमत से नहीं आएगी, तब तक उनकी मानी नहीं जाएगी। 2014 में जब मोदी जी जीत के आए तो सरकार बहुमत से आई थी, और पता है अपने दम पे बीजेपी जीती थी, अपने दम पे, यानी कोई अलायंस की भी जरूरत नहीं थी उनको उस समय। इसीलिए 2014 में तो उनका चौड़ापन कुछ अलग ही लेवल पे था। क्यों? क्योंकि जो वो कहते थे वो हो जाता था। सब लोग कहते थे क्या एग्जीक्यूटर है यार, क्या एग्जीक्यूटर। इसीलिए एग्जीक्यूटर है क्योंकि चलनी उनकी थी। लोकसभा राज्यसभा में किसी को बोलने नहीं देते थे। सारे मेंबर्स ही किसके थे? अपने मेंबर। बीजेपी जीते हुए। 2019 में उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ, और 2024 में काफी नुकसान हुआ, बट स्टिल अलायंस बना के इन्होंने पार्टी बना ली। अब 2029 में देखो क्या होता है। उम्मीद कम लग रही है, बट देखो अब आगे जाके क्या होता है। क्योंकि अगर वो सुनने में आता है कि अगर वो वोट्स खरीदते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, वो पता नहीं क्या होगा, बट अदरवाइज मैं तो, अब तो मैं खुश नहीं हूं। पहले मैं आपको बताऊं, पिछली 2 बार तो मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, ठीक है, बट इस बार से ना, ये 5 साल ये तो बहुत बुरे गए। तो मुझे लगता है 2 साल तो मैं बिल्कुल हाईली फ्रस्ट्रेटेड हूँ बीजेपी से, और बहुत ऐसी हरकतें हुई हैं। और मैं निर्मला सीतारमण को तो मैं बिल्कुल, सच में मैं चाहता हूँ वो क्विट कर दें, नहीं तो आतंक हो जाएगा। इतना यार, मतलब कुछ भी बोल देती है, कुछ पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे रेखा गुप्ता जी, किस पता नहीं कैसे सीएम बना दिया यार। कोई कोई पढ़ाई लिखाई दूर तक ताल्लुकात नहीं है, ऐसा लग रहा है यार। कुछ तो पढ़े लिखे हो यार, ग्रेजुएट तो हो एटलीस्ट, ग्रेजुएट मास्टर्स कुछ कोई है जो, अरे काहे का ग्रेजुएट, जिनको ये तो पता चलता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं। नहीं देखो, अब योगी है, अब ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा है, बट नॉलेजेबल है, उसको पता है कि क्या करना है।
सिर्फ डिग्रियों से कुछ नहीं होगा, उसने करके दिखाया। और उस योगी ने उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग बहुत मानते हैं उसको, सच्चाई में कर रहा है वो। नहीं, यूपी का चेहरा बहुत अच्छा सुधारा है उसने, उसमें कोई डाउट नहीं है। बदमाशी खत्म कर दी है उसने। लोग जो बदमाश बनते थे ना, पिस्टल ले लेके खड़े हो जाते थे, यूपी में बहुत गंदा हाल था, और वो सब खत्म करवा दिया उसने। वो जो करता था ना, उसको घर से ही उठवा लेते थे वो। और उसमें कोई डाउट नहीं, और किया है उसने, करके दिखाया है। और सारे वहाँ के जो यूपी की जनता है, मुझे नहीं पता आप में से कोई है तो, वो कनेक्टेड, जो मुझे लोग बताते हैं, कहते हैं बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। और वो गलत दिखाया जा रहा है कि वहाँ के मुसलमान खुश नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नहीं है, और वो नहीं होंगे, वो तो है ही है, वो तो चले गई ऐसे ही। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के अगेंस्ट किया सब कुछ, ऐसा दिखाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ नहीं, ऐसे मैं बता रहा हूँ सच, ऐसा नहीं है। दैट्स इट। आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने बेसिक चर्चा करी, टैक्स के बारे में और इंटरमीडिएट के कोर्स के बारे में, ठीक है। अगली क्लास के अंदर, अभी तो हमारी अकाउंट्स की क्लास होगी अगली, ठीक है, फिर लॉ की भी होगी और आपकी कॉस्टिंग की होगी। सारे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ टैक्स और अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और टैक्स की आज पहली क्लास आप लोगों ने पढ़ ली है, इसको प्लीज़ पढ़ के आना। अगली क्लास हम इसी से कनेक्टेड आगे चीज़ें पढ़ेंगे जब टैक्स की स्टार्ट होगी। आज के लिए इतना ही। और अब मैं कोर्स को ना धीरे धीरे करके बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बेटा मुझे पता नहीं अभी।